साउंड बाइट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, क्या भारत की संसद में जल्द ही 850 सांसद बैठने वाले हैं। आज हम एक ऐसे एक बहुत बड़े प्रस्ताव को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भारत के पूरे राजनीतिक नक्शे को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। जी हाँ, यही वो नंबर है 850। और ये नंबर ना भारतीय संसद को एक बिल्कुल नया रूप देने की एक बहुत ही पेचीदा और कह सकते हैं विवादास्पद योजना के बिल्कुल केंद्र में है। तो प्लान ये है कि संसद का जो निचला सदन है यानी लोकसभा, उसमें सीटों की संख्या को 50% से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। मतलब अभी जो 543 सीटें हैं वो सीधे बढ़कर लगभग 850 तक पहुंच जाएंगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए देखते हैं कि आगे हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे सरकार का ग्रैंड प्लान क्या है। फिर बात करेंगे उस 50 साल पुरानी रोक की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। इसके बाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के टकराव पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कितना बड़ा खतरा है। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि इसका कोई समाधान है भी या नहीं। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस ग्रैंड प्लान से। देखिए, संसद को इतना बड़ा करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है एक ऐतिहासिक कानून को आखिरकार जमीन पर उतारना। और ये कानून है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये वही कानून है जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें रिजर्व करने की गारंटी देता है। अब देखिए, अगर सीटें बढ़ती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि लगभग 273 महिला सांसदों के लिए जगह बनेगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ एससी और एसटी समुदायों के लिए जो कोटा है वो भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन 2029 तक ये सब हकीकत कैसे बनेगा? इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो संविधान में बदलाव करके सीटों की संख्या बढ़ाने पर जो 50 साल से रोक लगी है उसे हटाना पड़ेगा। फिर एक नया कमीशन बनेगा जो 2011 की जनगणना के आधार पर सभी लोकसभा सीटों का नक्शा फिर से तैयार करेगा। इसी प्रोसेस को डिलिमिटेशन या परिसीमन कहते हैं। और जब ये सब हो जाएगा तब जाकर 2029 के चुनाव इन नई सीटों और नए रिजर्वेशन के साथ हो पाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतना विवादास्पद क्यों है? भाई, सीटें बढ़ रही हैं, महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, लगभग 50 साल पहले लिए गए एक बहुत बड़े फैसले की ओर। हुआ ये था कि 1976 में संसद ने एक फैसला लिया। तय किया गया कि लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये 1971 की जनगणना पर फिक्स कर दिया जाएगा। ये असल में एक पॉलिटिकल समझौता था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन राज्यों को सजा ना मिले, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काफी अच्छा काम किया था। बाद में इस रोक को 2026 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। और अब जब इस 50 साल पुराने फ्रीज को हटाने और पूरी तरह आबादी के हिसाब से चुनावी नक्शा फिर से बनाने की बात हो रही है, तो इसने भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक बहुत ही गहरी राजनीतिक खाई खोद दी है। आप जरा इन आंकड़ों को देखिए, यहीं पर सारा मसला छिपा है। अगर सीटें सिर्फ और सिर्फ आबादी के हिसाब से बांटी जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सीटें 80 से सीधे 143 तक पहुंच सकती हैं। जबरदस्त फायदा। वहीं तमिलनाडु जैसे राज्यों को फायदा तो दूर, शायद राजनीतिक तौर पर नुकसान ही हो। तो इसी असंतुलन से बचने के लिए सरकार एक बीच का रास्ता लेकर आई है, जिसे प्रो राटा मॉडल कहा जा रहा है। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि हर राज्य की मौजूदा सीटों को एक बराबर अनुपात में, मान लीजिए 50%, बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अब इसे एक दक्षिणी राजनीतिक विश्लेषक के चश्मे से देखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ सीटों का ऊपर नीचे होना नहीं है, नहीं, इसे वो अपने राजनीतिक वजूद के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। और यही वजह है कि दक्षिण के नेता बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरी योजना को सिर पर लटकती तलवार तक कहा जा रहा है और बड़े बड़े प्रदर्शनों की चेतावनी दी जा रही है। जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने साफ कहा, ये मसला सिर्फ राजनीतिक ताकत का नहीं है, ये पहचान और सम्मान का सवाल बन गया है। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है, दक्षिण के राज्यों को लग रहा है कि उन्हें अच्छा काम करने की सजा दी जा रही है। डर कई है, एक कि संसद में उनकी आवाज दब जाएगी, दूसरा कि केंद्र से मिलने वाले टैक्स के पैसे में उनका हिस्सा कम हो जाएगा, और सबसे बड़ा डर ये कि कहीं भविष्य में उत्तरी राज्य मिलकर उनकी सहमति के बिना ही संविधान में मनचाहे बदलाव न कर लें।
अगर ऐसा हुआ तो भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन, वो ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये तो हो गया डर। अब जरा एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचते हैं और देखते हैं कि इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है। एक पॉपुलर पॉलिसी यानी महिला आरक्षण को एक बहुत ही विवादित पॉलिसी यानी डिलिमिटेशन से जोड़ दिया गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इन दोनों को जोड़े बिना काम नहीं चल सकता था? क्या कोई और रास्ता नहीं है? और बिल्कुल, कई दूसरे रास्तों पर चर्चा हो भी रही है। एक सुझाव यह है कि महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। दूसरा सुझाव एक नया फॉर्मूला बनाने का है, जिसमें सीटें सिर्फ आबादी पर नहीं बल्कि राज्य के विकास और अर्थव्यवस्था में उसके योगदान को देखकर भी तय हों। कुछ एक्सपर्ट्स तो राज्यसभा को ज्यादा ताकतवर बनाने या फिर उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में बांटने तक की बात कर रहे हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये पूरी कवायद एक दुधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये लैंगिक समानता लाने की एक बहुत जरूरी कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ ये देश के केंद्र और राज्यों के बीच के नाजुक संतुलन को बड़े खतरे में डाल रही है। और यहीं पर भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या भारत अपने लोकतंत्र को और ज्यादा समावेशी और ज्यादा बड़ा बना सकता है, बिना अपने अलग अलग क्षेत्रों के बीच की खाई को और गहरा किए? तो अगर भारत के इस जटिल राजनीतिक भविष्य को समझने में इस पूरी बातचीत से कुछ मदद मिली हो, तो हमारे काम को अपना सपोर्ट जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अहम मुद्दों पर गहराई से जानकारी के लिए साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।